सर्वप्रथम संगीत कला एवं विद्या की देवी माँ शारदा के चरणों में कोटि कोटि नमन। क्योंकि ये जो मंच है हमारा साहित्यिक भी है और इसमें संगीत भी है और जीने की कला भी है। जो हमारा मेन मुख्य विषय है वो जीने की कला है और सबकी दात्री जो है माँ शारदा ही। मैं मानक चंद जैन, समाज सेवी एवं प्रभारी जिला सिरसा ऑल इंडिया सोशल मीडिया पत्रकार वेलफेयर ट्रस्ट, जिसके प्रेसिडेंट देवेंद्र टक्कर हैं, और मैं प्रभारी सिरसा। इन्होंने एक पिछले दिनों मेरे से जिक्र किया कि आपको प्रभारी नियुक्त करते हैं। मैं तो पत्रकारिता में जीरो हूँ, तो पत्रकारिता तो मुझे आती नहीं। तो कहते आप कोई विषय चुन ले, विषय पे आप स्पीच कर दें। मैं कही ये तो मेरे बस की बात है, ये तो मेरे बस की बात है, क्योंकि मैं 20 साल से धार्मिक, सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी सभी तरह के मंच संभालता आया हूँ और बखूबी ही माँ शारदा और गुरु कृपा से संभाले भी हैं। तो सभी का जीने की राह विद मानक चंद जैन एपिसोड नंबर 2 में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे समक्ष मुशारीलाल जी शर्मा जी, नवीन केडिया जी, इंदर गोयल जी, रमेश गोयल जी, सरपंच साहब चंद्रमोहन शर्मा जी, देव कुमार और जो भी भाई नरोत्तम शर्मा जी। तो इसके अंतर्गत मैं कुछ आपसे लाभप्रद, शिक्षाप्रद, प्रेरणाप्रद, सामाजिक विचार आपसे साझा करना चाहूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ये आज का रिकॉर्डेड प्रोग्राम 10 तारीख को सोशल मीडिया पे अपलोड होगा। सभी कृपया देखें और कमेंट करें। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कोई दिव्य दृष्टि का मालिक नहीं, महान चिंतक नहीं, कोई दार्शनिक नहीं। मैं आप में से ही एक छोटा भाई आपका हूँ, आपका साथी हूँ, आपका दोस्त हूँ। 72 साल की उम्र मेरी आज हो गई। जो मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रतिकूलता को अनुकूलता में कैसे बदलें और कैसे हम खुश रहें, इसके बारे में बहुत विचार किया और आज इस बात की आवश्यकता भी है। इसके बिना मैं समझता हूँ कि 50% से ज़्यादा बीमारियाँ जो है आज, उसका रूट काज जो है हमारी नेगेटिव थिंकिंग ही है। अब मैं एक हमारा इस प्रोग्राम का टाइटल सॉन्ग रखा है, वो सुनिएगा प्रोग्राम को रोचक बनाते हुए। रफ़ी साहब का गीत है, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए। मैं अपने आप को आपके सामने बंजारा ही समझता हूँ और इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है। एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, ओ एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए। किताबें गम में, किताबें, लास्ट लाइन यहीं से पकड़ी है मैंने। किताबें गम में कोई बहाना ढूंढो, किस बात का? खुश रहने का।
और हमारा ये जो एपिसोड है उसमें स्लोगन भी क्या है, बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। पहले हम पॉजिटिव बने तो नेचुरल है हम हैप्पी रह सकेंगे। अन्यथा कोई आदमी कितना ही दौलतमंद बन जाए, कितना ही वो अपने आप को सिकंदर समझे, कितना ही वो पहलवान ताकतवर समझे, बलशाली समझे, लेकिन वो खुश नहीं रह सकता। मेरे दृष्टि में रिच वही है जिसके विचार रिच हैं। आज राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैंने अपना जो बोलना था वो लगभग लिख लिया था, फिर मैंने सोचा आज राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसलिए कुछ 2 मिनट इसके बारे में भी जोड़ना चाहिए। मेरी ये किताबें 2 हैं काव्य संग्रह, आप देख सकते हैं। इसमें सभी में 100 से ज़्यादा कविताएं हैं, लेकिन बेटियों पे मैंने भी बहुत लिखा है। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ इसमें थोड़ा अंतर ये है कि मैंने जो लिखा है, जो बेटियाँ जिस कारण से समाज में प्रताड़ित हो रही हैं, उनसे कैसे उनको हम राहत दें, ऐसी मेरी कविताएं हैं। लेकिन आज मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ कि आज की बेटियाँ पीछे नहीं हैं, बहुत आगे हैं, और भारत का जो नाम जो है दुनिया में बुलंदियों पर छूने के लिए उनकी बड़ी ही अहम भूमिका है। इसमें मेरे पास फेसबुक पे 4 पंक्तियाँ आई, मुझे अच्छी लगी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सारा खेल शेयर करने का ही है, जो मुझे अच्छा लगा मैं शेयर कर रहा हूँ। आज की नारी शीर्षक है, नए भारत की नारी कदम आगे बढ़ा रही है, चूल्हे चौके के साथ तकनीक को भी आजमा रही है। हैरान है दुनिया से जुड़कर दिमाग खुद ही लगा रही है, जानकर बातें देश विदेश की खुद ही खुद को समझा रही हैं। बदलते भारत की तस्वीर को अपने हाथों दिखा रही हैं। भूलकर बीते जीवन की बातें राह नई बना रही हैं। नया भारत होगा कैसा बना रही है, ये हमें आज महिलाओं से एक उदाहरण नहीं, बहुत से उदाहरण मिलते हैं। मैं केवल 1-2 उदाहरण देके इस चैप्टर को क्लोज करूँगा। अभी पिछले दिनों सबने देखा होगा 4 महिलाएं पायलट हमारे देश में पहली बार, शर्मा जी पहली बार, और 10,000 किलोमीटर का एज ए पायलट उन्होंने सफ़र तय किया, और वो शायद अमेरिका से लेके भारत तक। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं कितनी बुलंदियों तक पहुंच चुकी हैं। अब वो चूल्हे चौके वाली बात नहीं है, चूल्हे चौके वाली बात नहीं है, चूल्हे चौके से भी बहुत आगे बढ़ गई। और एक मैं यहाँ पे विकलांग महिला का जिक्र करना चाहूँगा, क्यों कि हमारा जो ये एपिसोड है वो केवल पॉजिटिव थिंकिंग पे टिका हुआ है, और पॉजिटिव थिंकिंग पे हौसला भी आ जाता है। एक बेटी अरुणाचल से संबंध रखती हुई, आपने सबने सुना होगा, विजेंद्र कुछ नाम था उसका, जो माउंट एवरेस्ट पे जिसने विजय पाई थी, विजेंद्र पाल ऐसा कुछ नाम था। उसको तो परमात्मा ने सब अच्छी तरह स्वस्थ शरीर दिया, हाथ पैर से। लेकिन आप यहाँ पे एक बात और मैं जो आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ, वो क्या है, एक बेटी
यूपी से, जिसका नाम अरुणिमा सिन्हा, उसके साथ एक हादसा हुआ 2011 में। वो क्या हादसा था? वो लखनऊ से दिल्ली आ रही थी बाई ट्रेन। कुछ बदमाशों ने गले की चैन छीनने की कोशिश की। उसने मुकाबला किया उन बदमाशों का, और बदमाशों ने उसको ट्रेन से धक्का दे दिया। ये रात 1 बजे के करीब की इंसिडेंट है 2011 का, आप सर्च कर सकते हैं, अरुणिमा सिन्हा। वो भाई लाइन पे, रेलवे लाइन पे 4 घंटा 5 घंटा सुबह तक जिंदगी और मौत से लड़ती रही। सुबह एम्स में किसी ने दाखिल करवाया, और वो क्या बोलती है, देखो यहाँ पे बात सुनने लायक है कि हे परमात्मा, तूने मेरे को बचाया है तो किसी इतिहास रचने के लिए बचाया है, नहीं तो ऐसी स्टेज पे आदमी कहता मर जाती। अब मैं तो और भी ज़्यादा दुखी हूँ, जिंदगी मौत से लड़ रही हूँ, हॉस्पिटल मर जाती। लेकिन उसने ये नहीं कहा, हे परमात्मा तूने मुझे बचाया तो किसी इतिहास रचने के लिए बुलाया है। और वो ठीक होने के बाद बेचेंद्री पाल, जिसने माउंट एवरेस्ट पे विजय पाई थी, उसके पास गई कि हे सिस्टर, हे दोस्त, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि विकलांग होते हुए भी मैं ऐसे जो एवरेस्ट जैसे लायक है उन पे विजय पास करूं। देखिए हौसला, देखिए आप, हौसला पंखों में नहीं है, हौसला तो हौसले बिना तो कुछ भी नहीं है, हथियार की कीमत भी नहीं है। अगर आपके पास पिस्टल है, हौसला नहीं है, तो पिस्टल नहीं चला पाएंगे आप। कैसे चला पाए? नहीं चला पाए। तो कहने का मतलब क्या है, बात को, चैप्टर को ख़त्म करते हुए आगे चलते हैं। उसने आशीर्वाद लिया बेचेंद्री पाल से, और परिणाम स्वरूप दुनिया की 7 चोटियों में से 4 चोटियों पे उसने विजय पाई, विकलांग होते हुए भी। लेफ्ट का पांव आर्टिफिशियल था, और दुनिया में 4 चोटियों पे उसने विजय पाई। ये बात है पॉजिटिव थिंकिंग की, ये बात है हौसले की। अब चलिए आगे। अब अपनी जो मेरा स्लोगन है एपिसोड का, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, बी पॉजिटिव। हाँ जी शर्मा जी, बी पॉजिटिव। मैं तो अपने साथियों को, छोटों को, अजीज को एक ही बात दोहराता हूँ, ज़्यादा लंबी चौड़े रामायण ना तो मेरे को मन पड़ी, ना ही मेरे को गीता आती, ना रामायण आती, ना महाभारत। बस बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, एक ही स्लोगन दिमाग में बिठा लो, बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल लोगे। अब 2 बातें हैं। दो बातें गिनती करना छोड़ दो। किसी महापुरुष ने, किसी ने अच्छे विचारक ने लिखा क्या, कि खुद का तो दुख और दूसरे का सुख। जब ये गिनना हम छोड़ देंगे, अपना दुख गिनना छोड़ देंगे और दूसरे की सुख ईर्ष्या नहीं करेंगे, तो आधे तो हम बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। आधे तो हमें खुशी तभी मिल जाएगी। अब थोड़ा सा व्यंग्यात्मक में एक जोक सुनाता हूँ आपको। एक दोस्त ऐसे सिर पकड़े बैठा था, दूसरा दोस्त बोला कि भाई की बात, तू तो बड़ा पैसे वाला है, तू सिर पकड़े क्यों बैठा है? कि ना यार, तो पूछ मत, आज मेरे को अकेला ही छोड़ दे। कहते नहीं भाई, मैं तो तेरा पक्का दोस्त हूँ, ये तो बात जान के रहूँगा। मैं क्या करेगा जान के? जा तू घर जा अपने। कहते नहीं, मैं जान के रहूँगा। कहते पूछ फिर, सुन ले।
इस साल मेरे को 4 करोड़ का फायदा हुआ है, पिछले साल 14 करोड़ का हुआ था। अब बता 10 करोड़ का घाटा हो गया कि नहीं? समझ गए चुटकुला कि अब की बार 4 करोड़ का फायदा हुआ है, फायदा, और पिछली बार 14 करोड़ का। तो बता तू, आप समझदार है कि 10 करोड़ का मेरे को घाटा हुआ कि नहीं? कि भले आदमी, मेरे पास तो 4 लाख भी नहीं, मैं तब भी खुश हूं, तेरे को 4 करोड़ हाथ हो गया। ये क्या है? नेगेटिव थिंकिंग। वही गिलास किसी को भरा और किसी को आधा, वो दिखाई देता है। भरे वाले पॉजिटिव वाले हैं और दूसरे वाले। 4 पंक्तियां और अर्ज करना चाहूँगा इसी संदर्भ में। क्यों ना थोड़ा सा अलग बने, क्यों ना थोड़ा सा अलग बने, खुश रहने की सलाह ना देकर खुश रहने की वजह बने। कितनी सुंदर बात कही किसी ने कि वजह बनो आप। और वजह कब बनेंगे? हमारे में पॉजिटिव थिंकिंग होगी, किसी का भला चाहेंगे, किसी की सेवा करेंगे, किसी का हाल पूछेंगे। जैसे अब शर्मा जी है, केडीए जी है, जाते हैं 20 आदमियों में, 50 आदमियों में हाल पूछते हैं। ठीक, पॉजिटिव थिंकिंग, तभी अपने क्षेत्र में आगे निकले हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या है? एक बुद्धा की बात बहुत ही जबरदस्त, महात्मा बुद्ध की बात, कि वी आर नॉट गिवन ए गुड लाइफ और ए बैड लाइफ। वी आर नॉट गिवन ए गुड लाइफ और ए बैड लाइफ। क्या दी है उन्होंने? क्या हमें मिला है? वी आर गिवन ए लाइफ एंड इट इज अप टू अस टू मेक इट गुड और बैड। परमात्मा ने हमें लाइफ दी है, ये हमारे हाथ में है। वो कहता है मैंने तो लाइफ दी है, आगे काम तेरा, तू इसको कैसे भी कर, चाहे किसी का भला कर, चाहे बुरा कर, चाहे कैसे भी कर, मैंने तेरे को लाइफ दे दी। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कलाम के बारे में, कि कलाम शास्त्री विवेकानंद जैसे ऐसी शख्सियत मेरी इन किताबों में भी आदर्श हैं, जगह जगह उनका जिक्र है। कलाम के बारे में पिछले एपिसोड में भी हमने कुछ जिक्र किया था, लेकिन ऐसी शख्सियत का हम कितनी एपिसोड बना लें, कितनी एपिसोड बना लें, उनका वर्णन कर ही नहीं सकते पूरा। अब यहाँ पे मैं क्या जिक्र करना चाहूँगा? पिछली बार तो मैंने जिक्र किया था रामेश्वरम में उनके पिताजी नाव किराए पे देते थे, मध्य वर्गीय परिवार से थे, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं, अखबार बेचा करते, सब चीज़ें आपको पता है। अब मैं ये उनके बारे में ये जिक्र करना चाहूँगा कि एक घटना जब की है जबकि वो रॉकेट लॉन्च में व्यस्त थे। हाँ जी, रॉकेट लॉन्च में व्यस्त थे, उनकी सगाई रख दी गई। उनको बता दिया गया भाई इस दिन जो है तेरी सगाई निश्चित कर दी गई है। वो रॉकेट लॉन्च में इतने व्यस्त हो गए, इतने व्यस्त हो गए, ये सच्ची घटना है कि अपनी सगाई भी भूल गए। ये ऐसे कलाम नहीं बनते। कलाम तब बनते हैं जब किसी तरफ पूरी हम खो जाएं। किसी विचारक ने कितना सुंदर कहा है कि परमात्मा को भी खोजना हो ना, तो उसमें खो जाओ। परमात्मा को भी खोजना हो तो खो जाओ। जस्ट लाइक हमारे कलाम साहब, उनको ना तो परिवार का, सिर्फ किसका, राष्ट्र का। भाई मैंने राष्ट्र को बुलंदियों पर ले जाना है,
केवल यही दिमाग। और दैट इज वाई कि वो ले भी गए, बहुत सफल हुए। पहला रॉकेट उन्होंने 21 नवंबर 63 में लॉन्च किया था। एक और उनकी प्रशंसनीय बात, रॉकेट लॉन्च की ट्रेनिंग में अमेरिका गए। अब्दुल कलाम रॉकेट लॉन्च की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका गए। अमेरिका वालों ने उनकी प्रतिभा देखकर उनको बहुत लालच दिया, सिटीजनशिप का भी और दौलत का भी। उन्होंने जवाब पता क्या दिया? मेरे लिए पहले भारत है, मेरे लिए पहले भारत है। और उसको भी उन्होंने ठुकरा दिया और उन्होंने त्रिशूल और अग्नि जैसी मिसाइल हम सब जानते हैं कि उन्होंने बनाई और देश का नाम ऊंचा किया। एक दृष्टांत और देके और उसके बाद हमारा गीत गाएंगे। हमारे साथ सिंगर बैठे हैं देवराज जी, और ये समापन करेंगे। उनका जब राष्ट्रपति शपथ ग्रहण का समारोह हुआ तो उनके परिवार के इतने आदमी नहीं है, 2 मुख्य आदमी को बुलाया। एक मोची, हाँ जी केडिया साहब कितनी देखो, और एक ढाबे वाला। कहते जब मैं भूखा होता था ना, कराम बोल रहे हैं, ये ढाबे वाला मुझे खाना खिलाता था। शपथ ग्रहण में उसको भी बुलाया। और जब कहता मेरे पास जूते नहीं थे साबुत, तो ये मोची मेरे जूते सीता था। देखिए, और प्रशंसनीय बात कलाम की क्या कहें, राष्ट्रपति जब ये बन चुके थे तो अपने घर के 52 आदमी, चाचा ताऊ में अपना परिवार तो था ही, 52 आदमी को अजमेर शरीफ वगैरह उनको विजिट करवाया और खर्चा आया 3,52,000 करीब। अकाउंटेंट को बुला के बोल रहे हैं कि भाई कितना बिल आया, इसको मेरे को टोटल लगा के बता, और एक मेरी जो सैलरी है उसमें से कटवा दे। अब बताओ, इतने राष्ट्रपति हुए, कोई हुआ ऐसा कि जो मैंने घर के इन आदमियों को सैर करवाई, विजिट करवाई है, उसका 3,52,000 मेरी सैलरी में से कटवा दे। अब आप लास्ट में, अंत में गीत मुकेश जी का सुनेंगे और इसके बाद समापन होगा। आइए देवराज मोयल। अकेला तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ टुकड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा कोई इंसान यहाँ पे जिसने दुख ना झेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला।